तो आज के इस सेशन में देखने वाले हम ऑसिलेशन या फिर एसएचएम। अब ऑसिलेशंस में सबसे पहले यहाँ पे कुछ बेसिक और फंडामेंटल डेफिनेशंस है। कौन सी डेफिनेशन है? फॉर एग्जांपल पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है? द मोशन विच रिपीट्स इट्स पाथ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज ए पीरियोडिक मोशन। बराबर, ये पीरियोडिक मोशन होता है। दूसरा रहेगा ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन मतलब टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन। बराबर ना? अगर वो करता हो, रिपीट कर रहा हो पाथ को, तो उसे बोला जाता है ऑसिलेटरी मोशन। यहाँ पे डिफरेंस ये है, ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक बट ऑल पीरियोडिक मोशन कैन नॉट बी ऑसिलेटरी। बराबर, तो बेसिक डेफिनेशन है। नेक्स्ट, पीरियड, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सेट ऑफ ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज अ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एज ए फ्रीक्वेंसी। तो इन दोनों में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? अगर टाइम पीरियड टी है, फ्रीक्वेंसी एन है, तो एन इज इक्वल टू 1/t और फ्रीक्वेंसी रहेगी अपनी यहाँ पे हर्ट्ज पे। देन वी आर हैविंग दिस ओमेगा। ओमेगा इज नथिंग बट 2πn। तो ये होता है मेरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बराबर ना? नेक्स्ट, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज अ एम्पलीट्यूड। और क्या डेफिनेशन है? क्या लगता है? और कुछ बाकी? फेज। फेज एंड फेज डिफरेंस। फेज का मतलब इनिशियल स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है ना? फेज का मतलब होता है इनिशियल स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे पास जो साइन एंड कोसाइन फंक्शन है, साइन एंड कोसाइन फंक्शन, इनका टाइम पीरियड कितना होता है? इनका टाइम पीरियड कितना होता है? तो 2π। याद रखना, साइन और कोसाइन फंक्शन का टाइम पीरियड होता है 2π। इनको बोला जाता है हार्मोनिक फंक्शन। साइन एंड कोसाइन फंक्शन को बोला जाता है हार्मोनिक फंक्शन और इनका टाइम पीरियड होता है 2π। अब ये जो पीरियोडिक मोशन है एफ ऑफ टी कैन बी रिटन एज एफ ऑफ टी प्लस कैपिटल टी, वेयर कैपिटल टी इज कॉल्ड एज अ टाइम पीरियड। मैथमेटिकली स्पीकिंग, मैथमेटिक्स अगर हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दे तो कुछ इस तरह से हमें इक्वेशन मिलने वाला है। नेक्स्ट पार्ट, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम जिसे हम कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या डेफिनेशन है इसका? तो वही ऑसिलेटरी मोशन का टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन। टाइम, अगर सर्टेन टाइम इंटरवल में वो ये सारी चीजें कंप्लीट कर रहा है तो उसे कहा जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है किसकी वजह से हो रहा है? तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसएचएम चैप्टर में कि रिस्टोरिंग फोर्स कौन है, उसे आइडेंटिफाई कर लो। इसका अगर डेफिनेशन देखें, टू एंड फ्रो मोशन ऑब्लिक बैक एंड फोर्थ मोशन, किसके वजह से? अंडर रिस्टोरिंग फोर्स इज कॉल्ड एज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है ना? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता क्या है, ये रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स एंड दिस एक्स इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो अब यहां से बहुत सारी चीजें आप लोग कर सकते हो। तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब यही नेट फोर्स हो सिस्टम का, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। तो एक्सेलरेशन मुझे मिल जाएगा माइनस के बाय एम इंटू एक्स। अब हम कंसीडर करेंगे कि ओमेगा स्क्वायर जो है, लेट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम, तो मुझे ओमेगा मिलता है अंडर रूट ऑफ के बाय एम और टाइम पीरियड यहां से मिल जाएगा 2π अंडर रूट ऑफ एम बाय के। और ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन आगे बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर इसी इक्वेशन को मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूं, डिफरेंशिएशन के टर्म में, तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द dv by dt which is equal to minus omega square into x and velocity is the differentiation of displacement, बराबर ना? so dx by dt which is equal to minus omega square x। तो आप लोग देख सकते हो ये होता है मेरा d2x by dt square plus omega square x is equal to 0। so this is the differential equation of linear SHM। similar to, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन दो टाइप के है मेरे पास, एक रहेगा लीनियर, दूसरा रहेगा एंगुलर। लीनियर रहेगा और दूसरा एंगुलर रहेगा। एंगुलर में क्या होता है, इंस्टेड ऑफ फोर्स मेरे पास रहेगा रिस्टोरिंग टॉर्क। तो दैट टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में। और यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस सी थीटा। अलग अलग जगह पे अलग अलग सिंबल यूज किए जाते हैं, नो इश्यू। सी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अगर यही नेट टॉर्क हो सिस्टम के ऊपर तो मैं इसको लिख सकता हूँ आई इंटू अल्फा विच इज इक्वल टू माइनस सी इंटू थीटा, वेयर दिस आई इज कॉल्ड एज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या रहेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप लोगों को यहाँ पे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं रिगार्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
तो ये मुझे मिल जाएगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी डिवाइडेड बाय आई इंटू थीटा। तो अगेन मैं इसको कंसिडर कर लू ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू सी बाय आई। अब व्हाट इज सी? ये टॉर्सनल कांस्टेंट है या फिर रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका दूसरा नाम भी है रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज अ सी और टॉर्सनल कांस्टेंट। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा ओमेगा अंडर रूट ऑफ सी डिवाइडेड बाय आई। तो टाइम पीरियड मुझे मिल जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाय सी। क्लियर है? तो अगेन मैं इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकता हूं। दिस डी अल्फा कैन बी रिटन एज d2 थीटा डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है एंगुलर एसएचएम का और ये रहेगा मेरा लीनियर। नेक्स्ट अब कुछ चीजें एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, तीन चीजें। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस माइनस फाइव वेयर फाइव इज कॉल्ड द इनिशियल फेज डिफरेंस। अब आप लोग देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट इंस्टेंटेनियस है लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हम मैग्नीट्यूड के टर्म्स में ले रहे हैं। अब लीनियर एसएचएम में आप लोगों को याद क्या रखना है? तो अब जो डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे उसको याद रखो। ये ब्लॉक है और मीन पोजीशन से हम सारी चीजें लेने वाले। तो दिस इज मीन पोजीशन, ये गया इस डायरेक्शन में बराबर ना, टू एंड फ्रो मोशन। आगे गया उसके बाद क्या करेगा? पीछे आएगा, उसके बाद लेफ्ट डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में आगे जाएगा बराबर ना। जितना राइट डायरेक्शन में गया था उतना ही लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा और फिर से वापस यहाँ पे आएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज अ वन सेट ऑफ ऑस्सिलेशन। अब इसके लिए टोटल टाइम कितना लग रहा है? कैपिटल टी टाइम पीरियड। अगर मोशन को देखा जाए यहां से यहां तक जाने के लिए भाई साहब टाइम लगेगा t/4। मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने के लिए टाइम कितना लगने वाला है? t/4। अगेन एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पोजीशन पे आने के लिए टाइम लगने वाला है t/4। इसका मतलब क्या हुआ? मीन पोजीशन से निकला और पहली बार वापस मीन पोजीशन पे आया तो टोटल टाइम कितना लगेगा? t/2। अगेन आगे भी देखा जाए तो ये हो जाएगा t/4 और ये भी आ जाएगा t/4। तो टोटल टाइम पीरियड कितना आ जाएगा मेरा? कैपिटल T। नेक्स्ट व्हाट अबाउट द एंगल? यहाँ पे एंगल कितना आएगा? ये 0 एंगल होगा, यहाँ पे एंगल आएगा π/2। ठीक है, π/2 से फिर ये आगे बढ़ा एंगल आ जाएगा पाई, ये बन जाएगा 3π/2 और ये 3π/2 से आगे बढ़ेगा यहाँ पे आ जाएगा 2π। अगर मैं इसका वेव फॉर्म बनाता हूं तो साइन वेव फॉर्म मुझे मिल जाएगा 0π/2 पाई 3π/2 एंड 2π। तो आप लोग देख सकते हो 0 से पॉजिटिव मैक्सिमम जाने के लिए टाइम कितना लगा? t/4। एंगल कितना कवर कर रहा है? π/2। क्लियर है? फिर यहां से पाई तक जाने के लिए t/4 ही लगेगा और एंगल कितना कवर किया उसने? π/2 90 डिग्री में। मतलब ये क्वाड्रेंट सिस्टम है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हम ऐसे इसको याद रख सकते हैं। अब फाई की वैल्यू तीन वैल्यूज हो सकते हैं। फाई की वैल्यूज 0। इसका मतलब एसएचएम कहां से स्टार्ट हुआ? मीन पोजीशन। स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, याद रखना, स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। अगर एसएचएम मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आ जाएगा a sin ओमेगा t। ठीक है, once you know the displacement you can get the velocity v is equal to dx by dt और वो कितना आएगा? a ओमेगा cos ओमेगा t बराबर। then you can get the acceleration dv by dt और वो क्या हो जाएगा? माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t। तो क्या मैं इन तीनों का ग्राफ निकाल सकता हूँ? कैसे निकलेगा इन तीनों का ग्राफ? ये तो साइन वेव बराबर ना, ये किसका ग्राफ है? डिस्प्लेसमेंट का। वेलोसिटी का ग्राफ कॉस वेव कहां से चालू होता है? इधर से ना, तो ये बन गया कॉस वेव। नेक्स्ट अब आगे भी क्या है? साइन वेव ही है लेकिन कौन सा? निगेटिव। साइन वेव को उल्टा कर दो भाई, तो ये बन गया आप लोगों का साइन वेव। क्लियर है? अब ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ए ओमेगा इज नथिंग बट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो वी मैक्स की वैल्यू कितनी है? आप लोगों को ये लगेगा वी मैक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओमेगा। वी मैक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओमेगा, स्क्वायर रूट में था ना। और ए मैक्स की वैल्यू कितनी? माइनस प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। उल्टा हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब कुछ चीजें, डिस्प्लेसमेंट
वेलोसिटी एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, तो मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। मान के चलो कि एसएचएम चालू हो रहा है अपना मीन पोजीशन से, तो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 0, तो ये मिनिमम आएगा, एक्स मिनिमम कितना होगा, 0, और एक्स, ठीक है, वेलोसिटी कितनी आएगी, मैक्सिमम। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम, एंड दैट इज इक्वल टू ए होएगा, और एक्सेलरेशन क्या रहेगा, एक्सेलरेशन रहेगा मिनिमम, दैट इज गोइंग टू बी 0, बराबर। एट एक्सट्रीम पोजीशन एक्स की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस ए, वेलोसिटी क्या होती है, 0, एक्सेलरेशन क्या होता है, मैक्सिमम, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, इधर प्लस माइनस। तो आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा, मीन पोजीशन पे एक्सट्रीम पोजीशन पे वैल्यूज, बहुत सारे सवाल हम यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ एसएचएम स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम, तो फाई की वैल्यू कितनी बनेगी, प्लस पाई बाई 2, फाई की वैल्यू कितनी बनी, प्लस पाई बाई 2, तो जो इक्वेशन है वो मेरा चेंज हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, सेकेंड क्वाड्रेंट पे साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो साइन का यहाँ पे क्या बनेगा, कॉस, तो ये मुझे मिल गया ए कॉस ओमेगा टी। क्या मुझे वेलोसिटी मिलेगी, यस, सो दैट इज गोइंग टू बी dx by dt इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्या मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा, यस, तो dv by dt इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। क्या हमने सही तरीके से किया है डिफरेंशिएशन। अगर ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से चालू हो रहा है तो फाई की वैल्यू प्लस पाई बाई 2, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन से चालू हो रहा है तो फाई की वैल्यू माइनस पाई बाई 2, बराबर ना। तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब आप लोग सवाल करते हो तो सवाल में आप लोगों को देखना पड़ता है कि कौन कहाँ से चालू हो रहा है, उसके हिसाब से अपने सारे इक्वेशन क्या होते हैं, मॉडिफाई होते हैं। सो दिस इज बेसिक। अब मेरे पास है स्प्रिंग मास सिस्टम, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग भी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी है। तो स्प्रिंग मास सिस्टम में देखा जाए तो डायग्राम नहीं बनाऊंगा, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k, या फिर इसे ही लिखेंगे हम k इफेक्टिव। तो ये जो है स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट और मास के ऊपर, बाकी वो किसी चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब इसका टाइम पीरियड या फिर सेम सेटअप है मेरा कुछ इस हिसाब से, इसका टाइम पीरियड, भाई कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों का टाइम पीरियड क्या है, सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम के नहीं चेंज कर रहे हैं। स्प्रिंग मास सिस्टम में याद रखना, बहुत बार कंफ्यूज करते हैं, अलग अलग ऑप्शन आते हैं, लेकिन याद रखना ये मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ब्लॉक के मास के ऊपर और स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर। अब सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आप लोगों को पता ही है, तो यहाँ पे के इक्विवेलेंट मिलता है, बराबर ना, 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे ढूंढोगे, ये तो जनरलाइज है, बराबर ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम क्या होता है, एलोंगेशन या फोर्स। देखो करना तो इससे ही है, F इज इक्वल टू के एक्स, एफ इज इक्वल टू के एक्स। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहेगा, अगर फोर्स सेम रहेगा तो भाई दिक्कत होगी, यहाँ पे एलोंगेशन सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे एलोंगेशन सेम हुआ तो नेट एलोंगेशन x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 के हिसाब से कर सकते हैं। दिस x कैन बी रिटन एज 1 अपॉन k इक्विवेलेंट f डिवाइडेड बाय k1 f डिवाइडेड बाय k2, तो आप लोग देख सकते हो f कैंसिल हो जाएगा, मुझे इक्विवेलेंट मिल जाएगा, ठीक है ना। ये एक तरीका है सीरीज का। दूसरा तरीका क्या है, वर्टिकली, बराबर ना, ये एक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब जैसे मैं वर्टिकली रखूंगा ना भाई, तो ग्रेविटी की वजह से पहले ही वो एक्सटेंड कर लेगा, ठीक है ना, उसके बाद हमें उसको पुश करके छोड़ना है, तो ये भी थोड़ा सा काउंट करना पड़ेगा इन सवालों वर्टिकल में। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में के इक्विवेलेंट क्या रहेगा, डायरेक्ट एडिशन, k1 प्लस k2। पैरेलल कॉम्बिनेशन के डायग्राम ये पैरेलल है, याद रखो भाई, तो दिस इज कॉल्ड एज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। और एक बनेगा यहाँ पे, ये दूसरा, क्लियर है। तो ये दोनों है मेरे पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर मैं ऐसा कर दूं तो ये क्या है, पैरेलल है, सीरीज है, पैरेलल है भाई, वो डायरेक्टली हो जाएगा, उससे आगे बढ़े, पैरेलल ही है वो। अगर उसमें कुछ अलग पूछते तो कुछ अलग बनता भाई, अभी के लिए तो पैरेलल ही दिखाई दे रहा है। अब ये सवाल के ऊपर डिपेंड करेगा उसको लेना कैसे, आगे बढ़ते। नेक्स्ट पार्ट इज एनर्जी इन एसएचएम। एनर्जी, हाँ, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर, ऐसा होता है क्या, इज इट काइनेटिक एनर्जी हाफ
के स्क्वायर, के इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस के की जगह पे क्या लिख सकते हो, एम ओमेगा स्क्वायर। भाई ये काइनेटिक एनर्जी है, एम ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी हाफ के स्क्वायर। टोटल एनर्जी, तो आप लोग देख सकते हो टोटल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। टोटल एनर्जी हमारा कांस्टेंट रहता है। और अगर ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो दिस इज द लाइन ऑफ टोटल एनर्जी। ये कौन सा ग्राफ बनेगा, अब एक जगह ऐसी है जहां पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, मेरी सेम रहेगी, बराबर ना। अगर ये सेम रहेगा, कहाँ पे होता है, ए बाय रूट टू और ए बाय रूट टू 0.707। तो दिस इज कॉल्ड एज ए पावर पॉइंट। ये पावर पॉइंट होते भाई, यहाँ पे ए बाय रूट टू को आता है। क्लियर है। अभी इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी पता होनी चाहिए आप लोगों को। ये तो मैग्नीट्यूड है ना, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड है ना ये, ठीक है। इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब इन टर्म्स ऑफ साइन ओमेगा, साइन कॉस के टर्म्स में। तो ये आप लोगों को स्टार्टिंग से चालू करना पड़ेगा, एक्स से, एक्स को लेके करना पड़ेगा, ठीक है ना। और डेरिवेशन करना पड़ेगा वो पोटेंशियल एनर्जी में आगे, हाफ एम वी स्क्वायर। अरे मिल जाएगा ना इंस्टेंटेनियस। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर ये भाई साहब मीन पोजीशन से चालू कर रहा है तो वेलोसिटी कितनी आई थी अपने पास, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, बराबर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो आप लोग देख सकते हो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। सो दिस इज इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी। और इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगी, हाफ के स्क्वायर है ना, के एक्स की वैल्यू क्या थी, ए साइन ओमेगा टी, बराबर। तो ये बन जाएगा हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो आप लोग देख सकते हो इस एम ओमेगा स्क्वायर की जगह पे मैं के लिख सकता हूं। तो ये बन रहा है हाफ के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और ये बनेगा हाफ के स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। दोनों के एडिशन कर लो, यू विल गेट द हाफ के स्क्वायर, ठीक है ना। सो दिस इज एनर्जी इन एसएचएम, ये एनर्जी का पार्ट रहेगा। नेक्स्ट पार्ट इज कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम। कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम ये पसंदीदा सवाल है, याद रखना। कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम में करना क्या है, तो मान के चलो ये कंपोजिशन या फिर सुपरपोजिशन जो पार्ट है ऑफ टू एसएचएम, तो ये वेक्टर एडिशन होगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला आप लोगों को पता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा या फिर कॉस डेल्टा फाई। यहाँ पे हमें फेज डिफरेंस लेके करना पड़ेगा। तो अगर x1 है a1 साइन ओमेगा टी और x2 है a2 साइन ओमेगा टी सम फेज डिफरेंस फाई, अगर ये दोनों एसएचएम साथ में मिल जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। तो ये आ जाएगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब इसको मैं एक्सपांड कर सकता हूं, बराबर ना। तो a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस a2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। साइन वाले टर्म साथ में कर लो, a1 प्लस a2 कॉस फाई इंटू साइन ओमेगा टी, बराबर। और इधर मुझे क्या मिलेगा, a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई, ठीक है ना। अब ये जो स्टेप्स हम करने वाले हैं उसको थोड़ा सा ध्यान देना। बहुत बार क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते। अब ये जो स्टेप यूज करने वाले हैं उसका यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कंसीडर करूंगा लेट दिस इज इक्वल टू ए, यहाँ पे साइन है तो ये कॉस थीटा कंसीडर करो, ठीक है। ए कॉस थीटा इज इक्वल टू a1 प्लस a2 कॉस ऑफ फाई। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कॉस ओमेगा टी है तो ये दोनों चीजें बाकी है ना, तो इसको कंसीडर कर लो a साइन थीटा, दैट इज गोइंग टू बी द a2 साइन फाई। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a cos थीटा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस a साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, बराबर। दिस इज नथिंग बट द एक्सपांशन ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अगेन आप लोग देख सकते हो कि हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, एसएचएम ही मिल रहा है, क्योंकि ये हार्मोनिक फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू एसएचएम गिव्स यू द एसएचएम, कंबाइंड एसएचएम। अब टारगेट क्या है, मुझे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर और ऐड करना पड़ेगा। स्टेप्स याद रखना, हमें यहाँ पे स्क्वायर और ऐड करना है। दैट इज गोइंग टू बी a1 प्लस a2 cos phi whole square plus a2 sin phi whole square. Now you will get the resultant amplitude a square which is equal to not in under root, तो ये मिल जाएगा a1 प्लस
a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos phi. नाउ यू कैन टेक द स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos phi. ठीक है, tan थीटा रिजल्टेंट एंगल भी निकाल सकते हैं, तो आप लोगों को ये स्टेप याद रखना है, बहुत बार सवाल में नहीं दिया जाता. क्लियर? सो दिस इज कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम. ये हमें सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में भी लगता है, वेव ऑप्टिक्स में भी लगता है, इंटेंसिटी का जब कैलकुलेशन आने लगता है, सिंस एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर एंड फ्रीक्वेंसी स्क्वायर. बराबर ना? अब देखना, जब दो एसएचएम म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, व्हेन टू एसएचएम्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो एसएचएम मेरे परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट एसएचएम जो होता है ना, सो दैट इज गोइंग टू बी द इलिप्स. वो एक इलिप्स मिलता है. अब दो एसएचएम परपेंडिकुलर कैसे? फॉर एग्जांपल, क्या ये दो एसएचएम परपेंडिकुलर है? नहीं है. क्यों नहीं है? इसको छोड़ दो, अगर इसको इधर खींच लिया तो ये ऐसे वाइब्रेट करेगा. इसको भूल जाओ, अगर इसको इस साइड खींचोगे तो ये क्या? तो दो एसएचएम कैसे दिखाई दे रहे? परपेंडिकुलर. तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है ना, दैट इज गोइंग टू बी द इक्वेशन ऑफ इलिप्स. तो वो इक्वेशन होता है मेरा इलिप्स का, तो वो बन जाएगा x स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर y स्क्वायर बाय a2 स्क्वायर. इक्वेशन याद रखना, 2xy cos phi divided by a1 into a2, and that is equal to sin square phi. Phi is the initial phase. समझ में आ रहा है? सो x हमेशा यहाँ पे माइनस a1 टू प्लस a1 के बीच में रहेगा और y हमेशा माइनस y1 और y2 के बीच में रहेगा. तो यू विल गेट द इलिप्स, कुछ ऐसा इलिप्स मिलेगा भाई. ठीक है ना? तो ये बन जाएगा ट्वाइस a2 और ये बन जाएगा ट्वाइस a1. ये इलिप्स बनेगा. अब देखो, यहां से स्पेशल केसेस बनते हैं. अगर इनिशियल फेज, पाई क्या है अपना? इनिशियल फेज है ना. अगर इनिशियल फेज जीरो होता है, इनिशियल फेज जीरो होगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी? y इज इक्वल टू, देखो ये जीरो हो जाएगा, ये आगे भेजोगे 2xy डिवाइडेड बाय a1 बाय a2. पाई मेरा जीरो है. अगर कैलकुलेशन करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा y इज इक्वल टू a2 बाय a1 इंटू एक्स. y इज इक्वल टू a2 बाय a1 इंटू एक्स. ठीक है, ये किसका इक्वेशन है? किसका इक्वेशन है? y इज इक्वल टू mx. बराबर ना? y इज इक्वल टू mx, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो आप लोगों को कुछ ऐसा एसएचएम मिलेगा. और यहाँ पे एम्पलीट्यूड अगर देखोगे तो इधर a1 इधर a2 इस तरह से बन जाएगा. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे phi इज इक्वल टू पाई लेता हूँ तो उस केस में भी आप लोगों को मिल जाएगा y इज इक्वल टू माइनस a2 बाय a1 इंटू एक्स. अब ये लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, लेकिन ये क्या है? नेगेटिव है ना स्लोप, तो आप लोगों को ये वाला मिल जाएगा. थर्ड केस, अगर फाई मेरा पाई बाय 2 हो तो ये जीरो हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा. बराबर ना? और अज्यूम कर रहा हूं मैं इफ a1 इज इक्वल टू a2, दोनों भी सेम है और इसको हम कंसिडर कर लेते कुछ a, तो इक्वेशन क्या बनेगा? x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, बराबर ना, प्लस y स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस जीरो इज इक्वल टू 1. तो ये मुझे सर्कल का इक्वेशन मिलेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. रेडियस ऑफ सर्कल क्या रहेगा? a. रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा? a. तो याद रखना भाई, दो एसएचएम अगर हमें कुछ इस हिसाब से मिल रहा है परपेंडिकुलर, और उसमें भी ये अलग अलग कंडीशंस. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड क्या होता है? सिंपल पेंडुलम t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय जी इफेक्टिव. अब यहाँ पे वेरिएशन आ सकता है g के हिसाब से, लेंथ तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन g, मतलब मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ ग्रेविटेशन के साथ, मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ सूडो फोर्स के साथ. सूडो फोर्स का लॉजिक, जी इफेक्टिव लिफ्ट वाला सिनेरियो, या फिर एक्सेलरेटिंग व्हीकल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. चेंज इन टाइम पीरियड विथ टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंजेस, तो पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है भाई, डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू 1/2 अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, वेयर थीटा इज द चेंज इन टेम्परेचर. तो याद रखना, थर्मल एक्सपांशन के साथ है ये चेंज इन टेम्परेचर. मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ा तो लेंथ क्या होगा? पेंडुलम का बढ़ेगा ना. अगर लेंथ बढ़ेगा, फाइनल लेंथ चेंज होगा, तब अल्फा पिक्चर में आएगा. अल्फा इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन. सेकंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है? जो वॉल क्लॉक होता है ना घर पे, दैट इज सेकंड्स पेंडुलम. वो सिंपल पेंडुलम नहीं है, वो होता है मेरा सेकंड्स पेंडुलम. इसका मतलब क्या है? यहां से यहां तक जाने के लिए आधा सेकंड, यहां से यहां तक आने के लिए आधा सेकंड, यहां से यहां तक जाने के लिए फिर से आधा, फिर से आधा. तो ऐसे कितने सेकंड बनेंगे मेरे पास? 2 सेकंड बनेंगे. अगर मैंने पेंडुलम बॉब जो है नॉन विस्कस फ्लूइड में डाल दिया,
ठीक है। बॉब डेंसिटी दैट इज गोइंग टू बी रो, लिक्विड डेंसिटी और फ्लूइड डेंसिटी रहेगी यहाँ पे सिग्मा। तो टाइम पीरियड जो है ना, टाइम पीरियड मेरा कुछ इस तरह से मिल जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाय 1 माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय रो, 1 माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय रो। क्लियर है। और ये बॉब की डेंसिटी ज्यादा ही होनी चाहिए कंपेयर टू द फ्लूइड डेंसिटी। कौन सा कौन है ये अगर समझ में नहीं आ रहा है तो डिनोमिनेटर को देखना। अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये सिग्मा माइनस सॉरी रो माइनस सिग्मा बराबर ना। अगर ये रो सिग्मा से कम होता तो स्क्वायर रूट में माइनस आता। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं सीख रहे हम, लॉजिक समझ में आ रहा है। सो डेंसिटी ऑफ बॉब शुड बी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तब जाके ये सारी चीजें होती है। नेक्स्ट, अगर लिफ्ट अपवर्ड जारी हो यहाँ पे, ठीक है ना, mg नीचे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, तो n इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट g प्लस ए, तो g इफेक्टिव कितना आएगा g प्लस ए। अगर लिफ्ट मेरी डाउनवर्ड जा रही है तो g इफेक्टिव कितना आएगा g माइनस ए। इफ लिफ्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी तो g इफेक्टिव कितना रहेगा g कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म मोशन। लिफ्ट इज हैविंग यूनिफॉर्म मोशन, अगर ऐसा भी दिया जाता है तो g इफेक्टिव इज गोइंग टू बी g। हाँ, नेक्स्ट, अगर इस पेंडुलम के ऊपर एक चार्ज होता और इस पेंडुलम को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देते, ठीक है ना। अब उसमें दो केसेस बराबर कि किस तरह से है, मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इधर लटका दिया है पेंडुलम को, बराबर ना। तो भाई क्या क्या होगा, mg नीचे, mg आएगा या नहीं। ये बॉब भी तो एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगा, बॉब का एक्सेलरेशन मिलेगा ना आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स QE। तो एक्सेलरेशन ये अलग से मिलेगा ना QE डिवाइडेड बाय m। तो अगर ऐसा डाल रहे हो ऊपर प्लस नीचे माइनस तो g इफेक्टिव क्या होगा, ऐड होगा, g प्लस ए हो जाएगा, बराबर ना। g प्लस ए टोटल इफेक्टिव एक्सेलरेशन मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ और यहाँ पे प्लस करता हूँ तो बॉब कौन से डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन, तो g इफेक्टिव कितना रहेगा। क्लियर है। तो ये उल्टा हो जाएगा, तो g इफेक्टिव आप लोगों को निकालना है भाई। तो टाइम पीरियड मुझे मिलेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ l डिवाइडेड बाय g प्लस माइनस QE डिवाइडेड बाय m, प्लस माइनस QE डिवाइडेड बाय m। दिस इज रिगार्डिंग द ऑसिलेशन चैप्टर। तो आप लोगों को मिनिमम इतनी चीजें तो पता होनी चाहिए तो सॉल्व द न्यूमेरिकल्स और जो भी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है यहाँ से सारे निकल। अब इसमें वर्क एनर्जी पावर का एप्लीकेशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कुछ कॉन्सेप्ट और क्या ही आ सकता है ऑसिलेशन में, या फिर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हो तो उसका नेट फोर्स निकालना पड़ेगा, दैट मीन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर द वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये क्लब होके आ सकता है, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट तो ये है कि आप लोगों को ये सारी चीजें पता होगी। डैम्प्ड ऑसिलेशन याद भी नहीं रखोगे तो ही चल जाएगा, इक्वेशन तगड़े हैं, सिर्फ उसका जो एम्पलीट्यूड है एक्सपोनेंशियल टर्म्स में, बराबर ना, a इंटू ई रेज़ टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ट्वाइस m इंटू टी, इतना वो याद रखना, उसका यूज होगा। तो चलो भाई रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसका न्यूमेरिकल वाला पार्ट, जितने हो सके उतने अगले लेक्चर में कवर करेंगे।